बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये बाब बरक़ी रौ के बारे में है, करंट के बारे में हम इस बाब में पढ़ेंगे। बरक़ी रौ, करंट, तारीफ़ करते हुए हम धातों में और बर्क़ पाशीदों में थोड़े से फ़र्क के साथ तारीफ़ करेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। धातों में आज़ाद इलेक्ट्रॉनों के बहाव की शरह को बरक़ी रौ कहते हैं। धातों में आप जानते हैं कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अजीज़ तलबा व तालिबात, जहाँ शरह का लफ्ज़ आता है वहाँ वक्त के लिहाज से किसी चीज़ में कमी बेशी या बहाव मुराद लिया जाता है। तो यहाँ देखें, धातों में आज़ाद इलेक्ट्रॉनों के बहाव की शरह यानी इकाई वक्त में कितने इलेक्ट्रॉन किसी नुक्ता से गुजर जाते हैं या बह जाते हैं, तो इसे करंट या बरक़ी रौ का नाम देते हैं। और बर्क़ पाशीदों में आयनों के बहाव की शरह को बरक़ी रौ कहते हैं। ऐसे एटम, मालिक्यूल जिन पर मुस्बत या मनफी चार्ज आ जाए वो आयन कहलाते हैं। तो बर्क़ पाशीदों में आयनों के बहाव की शरह को बरक़ी रौ कहते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क है जो आपने मलहूज़े खातिर रखना है। नीचे देखिएगा, किसी तार के अर्जी तराशे को अंग्रेजी में क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। अर्जी तराशा, तार को अर्ज के रुख काट दिया जाए तो वो रकबा अर्जी तराशा कहलाता है। आप देखिएगा, हम पंजाबी में जो मोछा लफ्ज़ बोलते हैं, टाली नू मोछा पाउणा, लकड़ नू मोछा पाउणा, या तार मोछे वड करनी, किसी शय नू मोछे वड करना, तो अर्जी तराशा मोछा। तो किसी तार के अर्जी तराशे से अगर क्यू चार्ज टी वक्त में से गुजरे तो बरक़ी रौ आई दर्ज झैल कुलिये से लिखी जाएगी। वही बात जो ऊपर तारीफ में हमने की है, आज़ाद इलेक्ट्रॉनों के बहाव की शरह, तो यहाँ भी वही तारीफ जो है वो हम फार्मूले की शक्ल में लिख देंगे। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, किसी तार के अर्जी तराशे से अगर क्यू चार्ज टी वक्त में से गुजरे तो बरक़ी रौ आई दर्ज झैल कुलिये से लिखी जाएगी। आई बराबर क्यू बटे टी, यानी क्यू चार्ज किसी नुक्ता से या तार के अर्जी तराशा से गुजर रहे हैं, कितने वक्त में? टी वक्त में गुजर रहे हैं, तो आई बराबर होगा क्यू बटे टी। ये करंट को जाहिर करेगा। तो इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम में बरक़ी रौ की इकाई एम्पियर है, करंट की इकाई एम्पियर है। तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन बाएं तरफ से दाएं तरफ बह रहे हैं। ये कोई मूसल है, कोई तार वगैरह है जिसका अर्जी तराशा यहाँ पे दिखाया गया है। रवायती बरक़ी रौ, कन्वेंशनल करंट, रवायत, रीत, जो माहौल में, जो मुआशरे में रीत चली आ रही हो, तो बरक़ी रौ के बारे में जो रवायत चली आ रही थी पहले, वही उसी रवायत को किताबों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रिवायत गलत साबित हो चुकी है। रिवायत ये थी कि बैटरी के मुस्बत सिरे से कोई चीज़ निकल कर मनफी सिरे की तरफ जाती है। हालांकि प्रोटॉन वगैरह करंट में या बरक़ी रौ में हिस्सा नहीं लेते, ये नहीं बहते, वो तो मरकज़े के अंदर होते हैं, बहते आज़ाद इलेक्ट्रॉन हैं। तो चाहिए था कि बैटरी के मनफी सिरे से मुस्बत सिरे की तरफ जो है वो निशान जद किया जाए, निशान लगाया जाए, करंट के बहाव को जाहिर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितने भी सर्किट हैं वो मुस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ ही बरक़ी रौ के बहाव को जाहिर करते हैं। तो इस रवायत को बरकरार रखा गया है, हालांकि ये रवायत हकीकत पसंदी से काफ़ी दूर है। इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं। ये देखें ना, बैटरी है, ऊपर किसी तार का अर्जी तराशा दिखाया गया है और नीचे मुस्बत मनफी जहां लिखा है ये बैटरी है। तो होता क्या है, बैटरी के मनफी सिरा, बैटरी क्या चीज़ है, मनफी सिरा क्या चीज़ है? बैटरी के मनफी सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का ढेर है, एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर है तार के अंदर जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन है वो कम तादाद में है। जो ढेर इलेक्ट्रॉनों का है वो आज़ाद इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। इलेक्ट्रॉनों पर मनफी चार्ज होता है ना, तो इसलिए ये एक दूसरे को धकेलते हैं, दफा करते हैं। तो बैटरी के इलेक्ट्रॉन जो मनफी चार्ज है वो धक्का देकर जो तार के अंदर आज़ाद इलेक्ट्रॉन हैं उनको बाएं से दाएं तरफ यानी बी से ए की तरफ धकेलेगा, और ए से फिर बैटरी के अंदर आएंगे, और इसी तरह सर्किट जो है वो मुकम्मल होता रहेगा। लेकिन जो सर्किट दिखाया जा रहा है, आपको देखें ना तस्वीर के अंदर, ए से बी की तरफ, फिर तीर का निशान बी से फिर मनफी की तरफ दिखाया गया है जहां ई लिखा हुआ है।
तो इस करंट की समत ऊपर भी तीर का निशान दाएं से बाएं दिखाया गया है। तो ये रवायती बरकी रॉ को जाहिर किया गया है। हकीकतन ऐसा नहीं होता। दर हकीकत इलेक्ट्रॉन ही, आज़ाद इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं जिनकी समत जो है वो बैटरी के मनफी सिरे से मुस्बत सिरे की तरफ है। लेकिन रवायत ऐसी है करंट को जाहिर करने की जो चली आ रही है, उसी रवायत को बरकरार रखते हुए हम भी समत को इसी अंदाज से फिर जाहिर करते हैं, यानी मुस्बत से मनफी की तरफ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। मनफी चार्जों की वजह से बहने वाली बरकी रॉ को अगर मुखालफत में मुस्बत चार्जों की वजह से बहने वाली बरकी रॉ से बदल दिया जाए तो ऐसी बरकी रॉ रवायती बरकी रॉ कहलाती है। यानी बहती तो मनफी चार्जों की वजह से है ना, तो हम उसी को बदल देते हैं, मुस्बत चार्जों की वजह से वो बह रही है, ये फर्ज कर लेते हैं, तो ऐसी बरकी रॉ रवायती बरकी रॉ कहलाती है। बरकी रॉ कैसे बहती है, ये बड़ा अहम सवाल है। और अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा अलमिया ये है कि हम बुनियादी चीज़ों को ही रट्टा लगाते हैं। पोटेंशियल का लफ्ज़ है, हमने बार बार पढ़ा है, लेकिन इसके मानी और मफहूम से हम आशना नहीं है। वोल्टेज का पता नहीं है, करंट का पता नहीं है, इनके फ़र्क का पता नहीं है। और जाहिर है इसकी बुनियाद पे जब हम किताबों की किताबें पढ़ते हैं तो वो सारी की सारी रट्टा लगाकर ही हमें पढ़ना पड़ती हैं। समझकर, सूझबूझ के साथ हम नहीं पढ़ते। उसकी वजह यह है कि हमें मुतबादल अल्फाज के ज़रिए, आसान तरीन अल्फाज के ज़रिए हमें नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से हम मखसूस ही अल्फाज होते हैं वो ही हम रट्टा लगाकर और इम्तहान में लिख देते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। बैटरी के मुहैया करदा फ़र्क़ क़ुव्वा, पोटेंशियल डिफरेंस। फ़र्क़ क़ुव्वा का लफ्ज़ शायद आपके लिए नया हो, लेकिन क़ुव्वा फ़र्क तो आम है। क़ुव्वा क़ुव्वत को कहते हैं। और गालिब ने कहा कि हो गए मुज़महिल क़वा गालिब। क़वा का मतलब जिस्म की क़ुव्वतें, खुफिया क़ुव्वतें, मख्फी क़ुव्वतें। मुज़महिल का मतलब कमज़ोर। तो हो गए मुज़महिल क़वा गालिब। ए गालिब, जिस्म की जो खुफिया क़ुव्वतें हैं वो कमज़ोर पड़ गई हैं। अब अनासर में एतदाल कहाँ। दूसरा मिसरा ये है कि अब अनासर में एतदाल कहाँ, कि जिन अनासर से मिल के जिस्म बना है उनमें एतदाल नहीं रहा, मुआफ़क़त नहीं रही। तो कुव्वा, क़वा जिस्म की खुफिया क़ुव्वतें, तो कुव्वा बैटरी की मख्फी क़ुव्वत। फ़र्क़ कुव्वा, बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक पर जो क़ुव्वत ज़्यादा है, पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे पर कम है। तो जिस पर ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को धक्का मिलता है और इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे तक पहुँच जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का ये बहाव बरकी रॉ या करंट कहलाता है। जो पोटेंशियल का लफ्ज़ है वो बैटरी की मख्फी क़ुव्वत है। जो पोटेंशियल का फ़र्क है वो बैटरी के दो सिरों के दरमियान फ़र्क़ क़ुव्वा, बैटरी की मख्फी क़ुव्वत का फ़र्क है। जिस तरह पानी, एक जगह पे पानी की सतह बुलंद हो और दूसरी जगह पे पानी की सतह जो है वो नीचे हो, तो बुलंद सतह से पानी निचली सतह की तरफ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ज़्यादा क़ुव्वत वाले सिरे से कम क़ुव्वत वाले सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन भी बहते हैं। तो हम कहते हैं ज़्यादा पोटेंशियल वाले सिरे से कम पोटेंशियल वाले सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉनों का बहाव होता है। तो उम्मीद है आप पोटेंशियल या फ़र्क़ क़ुव्वा के लफ्ज़ को समझ चुके होंगे। मैं पढ़ता हूँ। बैटरी के मुहैया करदा फ़र्क़ क़ुव्वा या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तार के आज़ाद इलेक्ट्रॉनों को धक्का मिलता है। पोटेंशियल क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने की क़ुव्वत है। तो बैटरी के मुहैया करदा फ़र्क़ क़ुव्वा की वजह से तार के आज़ाद इलेक्ट्रॉनों को धक्का मिलता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का बहाव मुमकिन होता है, जिससे बरकी रॉ तश्कील पाती है। और यही जो है वो बहाव आज़ाद इलेक्ट्रॉनों का बरकी रॉ कहलाता है, करंट कहलाता है। ये सर्किट भी आपको नज़र आ रहा है। बैटरी है, बैटरी मैंने पहले बताया क्या चीज़ है कि बैटरी का जो एक मनफी सिरा है उसमें मनफी चार्जों का ढेर है, बहुत ज़्यादा है, और तार के अंदर तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो जो बैटरी के इलेक्ट्रॉनों का ढेर है वो आज़ाद इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। आप जानते हैं ना कि मनफी चार्ज मनफी चार्जों को धक्का देते हैं, धकेलते हैं। तो बैटरी का जो मनफी सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का ढेर है वो तार के आज़ाद इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, तो बी सिरे से ए सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन बहेंगे
और ए सिरे पर पहुंचेंगे, ए से फिर मुस्बत सिरा उनको अपनी तरफ खींचेगा, इतनी जोर से खींचेगा कि आगे फिर मनफी है, मनफी उनको धक्का दे के फिर पीछे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतनी तेजी से आ रहे होंगे कि मनफी के आगे चले जाएंगे, फिर मनफी उनको धक्का दे के सर्किट में बहाएगा। तो इस तरह मुसलसल बरकी रो सर्किट में बहती है। मिसाल, एक मिसाल है जो कुलिया हमने पहले पढ़ा, उसी के मुताबिक इसको हल करना है। मैं पढ़ता हूं। अगर किसी तार के अर्जी तराशे से 10 सेकंड में 0.5 कूलम चार्ज गुजर रहा हो, अगर किसी तार के मोछे में से, अर्जी तराशे में से, क्रॉस सेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, इसे 10 सेकंड में 0.5 कूलम चार्ज गुजर रहा हो, तो उसमें से गुजरने वाली बरकी रो की मिकदार मालूम करें। I बराबर Q बटे T, पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इस रकम में जो दी गई चीज़ें हैं उनको निकाल के अलग लिखते हैं। Q बराबर 0.5 कूलम चार्ज दिया गया है, T बराबर 10 सेकंड ये भी दिया गया है रकम के अंदर, और हमें पता है फार्मूला I बराबर Q बटे T, और Q की कीमत दी गई है 0.5 और T की है 10, 0.5 बटे 10, तो बराबर हो गया 0.05 एम्पेयर। इसको मिली एम्पेयर में बदला तो 1000 से ज़रब दे दी तो 50 मिली एम्पेयर आ गया। ये हमारा जवाब है। फ़र्क़े क़ुव्वा, पोटेंशियल डिफरेंस, बाकायदा तारीफ पढ़ते हैं। काम की वो मिक़दार जो इकाई चार्ज को बरक़ी क़ुव्वा की मुखालिफ समत में एक नुक्ता से दूसरे नुक्ते तक ले जाने में बैटरी को करना पड़ता है। देखें ना, बरक़ी क़ुव्वा का फ़र्क है दो सिरों के दरमियान, एक में बरक़ी क़ुव्वत ज़्यादा है और दूसरे में बरक़ी क़ुव्वत यानी पोटेंशियल कम है। तो हम आम बात है कि ज़्यादा पोटेंशियल से, ज़्यादा क़ुव्वत से कम क़ुव्वत की तरफ जो है वो चार्ज बहता है, लेकिन हमने मुखालिफ समत में चार्ज को बहाना है, तो ऐसा बहाने के लिए फिर क़ुव्वत सर्फ करना पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो ये काम उस चार्ज में बरक़ी क़ुव्वत की सूरत में, पोटेंशियल की सूरत में जमा हो जाता है। तो इसकी इकाई वोल्ट है। फ़र्क़े क़ुव्वा की इकाई वोल्ट है। फ़र्क़े क़ुव्वा के लिए वोल्टेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जब हम कहते हैं कि 220 वोल्ट, तो इसका मतलब यह है कि दो तारे हैं, एक का पोटेंशियल 220 है और दूसरे का पोटेंशियल 0 है। एक को गर्म तार कहते हैं और एक को ठंडी तार कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, तभी जो है वो करंट बहेगा। फ़र्क़े क़ुव्वा मौजूद है तभी चार्ज जो है वो बहेगा। लेकिन इसकी जब हम तारीफ करते हैं कि फ़र्क़े क़ुव्वा है क्या चीज़, तो इसको फिर हमने कि क़ुव्वत जो पोटेंशियल की जो समत है, जो बरक़ी क़ुव्वत की जो समत है, उसकी मुखालिफ समत में हमने किसी चार्ज को लेकर जाना है एक नुक्ता से दूसरे नुक्ते तक, तो ले जाने में जो काम करना पड़ेगा वो उसमें बरक़ी क़ुव्वत की सूरत में जमा हो जाएगा। और इसकी इकाई जो फ़र्क़े क़ुव्वा की इकाई है वो वोल्ट है, और इसको वोल्टेज का आम लफ्ज़ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बरक़ी क़ुव्वत मुतहर्रिका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो उर्दू का लफ्ज़ है, हमारे ज़ुबान बयान और माहौल के एतबार से अपने मानी खुद देता है। बरक़ी क़ुव्वत मुतहर्रिका यानी ऐसी बरक़ी क़ुव्वत जिसमें हरकत पैदा करने की सलाहियत हो। किस चीज़ में? इलेक्ट्रॉनों में, आज़ाद इलेक्ट्रॉनों में हरकत पैदा करने की सलाहियत हो, उसे बरक़ी क़ुव्वत मुतहर्रिका कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। किसी बैटरी के बरकीरों के दरमियान, बैटरी के दो बरकीरे होते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं अंग्रेजी में, तो किसी बैटरी के बरकीरों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क़े क़ुव्वा, फ़र्क़े क़ुव्वा बैटरी के दोनों सिरे यानी बरकीरों के दरमियान ही होता है। तो किसी बैटरी के बरकीरों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क़े क़ुव्वा या पोटेंशियल डिफरेंस बरक़ी क़ुव्वत मुतहर्रिका कहलाता है। बैटरी के दो सिरों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल का फ़र्क, ये बरक़ी क़ुव्वत मुतहर्रिका कहलाता है। मसलन जस्त और तांबे की प्लेटों के दरमियान फ़र्क़े क़ुव्वा, ये सामने बैटरी नज़र आ रही है, एक तरफ जस्त की प्लेट है जिंक और दूसरी तरफ तांबे की है, कापर की है। तो इन दोनों के दरमियान जो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल का फ़र्क है वो बरक़ी क़ुव्वत मुतहर्रिका कहलाता है। फ़र्क़े क़ुव्वा और बरक़ी क़ुव्वत मुतहर्रिका में फ़र्क यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में
کیا فرق ہے؟ بڑا لطیف اور ہلکا سا فرق ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فرق قوہ یعنی پوٹینشیل ڈیفرنس، پوٹینشیل کا فرق یہ کیا ہے؟ دائیں طرف لکھا ہے بیٹری کی وہ قوت جو اکائی چارج کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک برقی میدان کی مخالف سمت میں لے جائے۔ برقی میدان کی مخالف سمت میں ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک اکائی چارج کو لے جانے میں جو قوت صرف کرنا پڑتی ہے وہ فرق قوہ کہلاتی ہے۔ اور برقی قوت متحرکہ الیکٹرو موٹیو فورس، بیٹری کی وہ قوت جو اکائی چارج کو ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک برقی میدان کی مخالف سمت میں لے جائے اور دوبارہ بیٹری میں داخل کرے۔ دیکھیں دائیں طرف اور بائیں طرف میں دونوں تعریفوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دائیں طرف والی تعریف کیا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطے تک صرف پہنچانا ہے چارج کو، اکائی چارج کو، لیکن بائیں طرف جو برقی قوت متحرکہ ہے اس میں ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک چارج کو پہنچانا ہے، پھر بیٹری میں دوبارہ داخل بھی کرنا ہے۔ تو برقی قوت متحرکہ عموماً عام طور پر فرق قوہ سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی ای ایم ایف پی ڈی سے پوٹینشیل ڈیفرنس سے عام طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ اوہم کا قانون بہت اہم ہے، اسے سمجھ۔ مزاحمت اور اس کی اکائی۔ مزاحمت کا لفظ تو روزمرہ زندگی میں ہم بولتے ہیں کہ فلاں شخص کو چور لوٹ کر لے گئے مگر اس نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، جو الفاظ ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں ہماری زبان کا، تہذیب کا، ثقافت کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سائنس پڑھنا اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، بلکہ سمجھ ہی انہی الفاظ کے ذریعے آتی ہے۔ اب مزاحمت کا لفظ ہے کتنا آسان ہے۔ تو مزاحمت اور اس کی اکائی، ریزسٹنس اینڈ اٹس یونٹ، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اوم کا قانون V برابر آئی آر، آر کو الگ کر لیں، آر برابر ہو گیا V بٹے آئی۔ اب مزاحمت کی ہم تعریف کرتے ہیں اسی فارمولے کو، اسی کلیے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نیچے لکھی ہے اگر تار کے سروں کے درمیان فرق قوہ یا پوٹینشیل ڈیفرنس 1 وولٹ ہو، تار کے دو سروں کے درمیان فرق قوہ 1 وولٹ ہو اور اس کے تحت تار میں سے 1 ایمپیئر کرنٹ گزرے، فرق قوہ یا پوٹینشیل کا فرق یا وولٹیج تار کے سروں کے درمیان 1 وولٹ ہے اور اس کی وجہ سے کرنٹ گزرا ہے تار میں سے 1 ایمپیئر، تو تار کی مزاحمت کتنی ہوگی؟ 1 اوہم۔ تار کی مزاحمت 1 اوہم ہوگی۔ اسے یونانی حرف اومیگا سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے۔ دیکھیں کسی بھی اکائی کو اخذ کرنے سے پہلے فارمولہ دیکھا جاتا ہے، کلیہ دیکھا جاتا ہے جس سے وہ اکائی اخذ ہوتی ہے۔ دیکھیں R برابر V بٹے I ہے، تو V کی جو اکائی ہے وہ وولٹ ہے، 1 وولٹ، اور I کی اکائی ایمپیئر ہے کرنٹ کی، تو 1 وولٹ بٹے 1 ایمپیئر، تو 1 اوہم مزاحمت یہ فارمولہ دکھاتا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے یہاں اکائیاں، بڑی اکائیاں بھی دی گئی ہیں۔ چھوٹی اکائی تو اوہم ہے، اس سے بڑی اکائی 1 میگا اوہم، اس کو لکھتے ہیں 1 M بڑا اور ساتھ اومیگا۔ 1 میگا اوہم برابر ہوتا ہے 1 ضرب 10 کی طاقت 6 اوہم کے، اور 1 کلو اوہم برابر ہوتا ہے 1 ضرب 10 کی طاقت 3 اوہم کے، اور 1 ملی اوہم برابر ہوتا ہے 1 ضرب 10 کی طاقت -3 اوہم کے، اور 1 مائکرو اوہم برابر ہوتا ہے 1 ضرب 10 کی طاقت -6 اوہم سے۔ ذرا غور سے اس ٹیبل کو، اس جدول کو دیکھنا ہے اور اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، یاد کر لینا ہے۔ اوہم کے قانون کی حدود، اسے ہم پہلے بھی کسی حد تک پڑھ چکے ہیں، تکرار کے طور پر، دہرائی کے طور پر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اوہم کے قانون کا اطلاق صرف موصل پر ہی ہوتا ہے، بشرطے کہ اس موصل کی طبی حالت اور درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یہ بات پہلے ہم نے پڑھی۔ اوہم کے قانون کا اطلاق عام بلب پر نہیں ہوتا، کیونکہ بلب کا فلامنٹ گرم ہو کر درجہ حرارت بڑھا دیتا ہے اور اس کی شکل میں، طبی حالت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کو ہم پڑھتے ہیں اور مثال کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ خود حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک برقی بلب کے اطراف فرق قوہ
या पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। एक बरकी बल्ब है, उसके दोनों सिरों का जो पोटेंशियल का फर्क 220 वोल्ट है। अगर इसमें से गुजरने वाली करंट की मिकदार 440 मिली एम्पेयर हो तो बल्ब की मुज़ाहिमत मालूम करें। एक चीज़ तो मुज़ाहिमत मालूम करनी है आर। अगर फ़र्क के कुव्वा 250 वोल्ट हो जाए, 220 से 250 वोल्ट हो जाए तो फिर बरकी करंट की मिकदार क्या होगी? हल है, सबसे पहले रकम के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उनको निकाल के अलग कर लिया। V बराबर 220 वोल्ट है और I बराबर 440 मिली एम्पेयर था, तो इसको एम्पेयर में बदल लिया। ज़रब 10 की ताकत -3 करके एम्पेयर आ गया। और नीचे फार्मूला है R बराबर V बटे I। V की जगह पे 220 दर्ज कर दिया, I की जगह पे 440, ज़रब 10 की ताकत -3 दर्ज कर दिया। इनको हल किया तो 500 ओहम जवाब आया। और अब देखें मुसावात नंबर 1 से इस जवाब को लिखा। अब अगर V की कीमत हो जाए 250, पहले तो 220 थी ना, अब 250 हो जाए तो वही मुज़ाहिमत कितनी हो, तो करंट की मिकदार मालूम करनी है। तो I बराबर किसके हो गया? V बटे R। फार्मूला ऊपर वाले I अलग कर लिया तो V बटे R। V की कीमत 250 और R की कीमत निकली है 500 ओहम्स। दर्ज कर दिया तो 0.5 एम्पेयर जवाब आया। बेशक यही रहने दें और मिली एम्पेयर में करना है तो आपको पता है एम्पेयर को मिली एम्पेयर में तब्दील करें तो 1000 से ज़रब दी जाती है। 0.5 को 1000 से ज़रब दी तो 500 मिली एम्पेयर जवाब आया। मुज़ाहिमत मखसूसा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। किसी मूसल तार की मुज़ाहिमत का इन्हिसार 3 चीज़ों पर होता है। पहली, तार की लंबाई, जितनी तार लंबी होगी उतनी ही उसमें से मुज़ाहिमत ज़्यादा होगी, यानी वो करंट को मुज़ाहिमत पेश करेगी ज़्यादा। और दूसरी बात, तार के अर्धी तराशे का रकबा, तार का मोछा जितना बड़ा होगा या तार जितनी मोटी होगी उतना ही उसमें से करंट आसानी से गुजर जाएगा। तार के अर्धी तराशे का रकबा जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें से करंट के गुजरना आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज़, तार की माहियत, तार किस चीज़ की है, तांबे की है, लोहे की है, चांदी की है। तो इन तीनों चीज़ों पर मुज़ाहिमत का इन्हिसार होता है। और इसी इन तीनों चीज़ों को फार्मूले की सूरत में हम लिखते हैं। पहला, R बराह रास्त मुतनासब है L के, R रास्त मुतनासब है L के, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी लंबाई जितनी बढ़ती है उतना ही मुज़ाहिमत बढ़ती है। मुसावात नंबर 1 और मुसावात नंबर 2 में R बिलक्स मुतनासब है A के, अर्धी तराशे के रकबे के। A अर्धी तराशे का मोछे का रकबा है, तो रकबा जितना बढ़ेगा उतनी मुज़ाहिमत कम होगी, यानी करंट ज़्यादा गुजरेगा। देखें ना, पाइप जितना बड़ा होगा उतना ही उसमें से पानी आसानी से गुजरेगा, तो पानी की मुज़ाहिमत कम होगी। पानी गुजरने की जो मुज़ाहिमत है वो पाइप की मुज़ाहिमत कम होगी। बिल्कुल इसी तरह जो तार जितनी मोटी होगी, अर्धी तराशे का रकबा जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें से मुज़ाहिमत कम होगी। R बिलक्स मुतनासब है A के, या R रास्त मुतनासब है 1/A के। इसे मुसावात नंबर 2 के ज़रिए से हमने लिखा और दोनों मसावातों को यकजा करने से इकट्ठा कर दिया तो R रास्त मुतनासब है L/A के। L मसावात नंबर 1 का और A जो है वो मसावात नंबर 2 का नीचे आ गया। तो इसी तरह R बराबर है रो L/A। आपको पता है रास्त तनासब की अलामत को ख़त्म करें तो बराबर की अलामत लगाई जाती है और साथ एक मुस्तकिल मिकदार लगाई जाती है। रो है मुस्तकिल मिकदार, L/A मुसावात नंबर 3 से जाहिर किया इसको हमने। और रो लिखा है, रो एक तनासबी मुस्तकिल है जिसका इन्हिसार तार की माहियत पर है, हैयत पर है कि यानी तार यानी लोहे, तांबे, जस्त वगैरह के लिए मुज़ाहिमत मखसूसा मुख्तलिफ होगी। लोहे के लिए मुज़ाहिमत और होगी, तार की तांबे में से करंट गुजरेगा तो मुज़ाहिमत और होगी, तार की जस्त में से करंट गुजरेगा तो मुज़ाहिमत और होगी। तो इसे कहते हैं मुज़ाहिमत मखसूसा, जिसमें लंबाई का, जिसमें अर्धी तराशे का और जिसमें माहियत का ख्याल रखा जाता है।
یعنی اکائی لمبائی تار کی ہو اور اکائی جو ہے وہ اس کا رقبہ ہو تو اس کی جو مزاحمت ہوگی وہ مزاحمت مخصوصہ ہوگی. یہ دیکھیں تار ہے بیٹری کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اور اس کی لمبائی L ہے اور اس کے موچے کا یا عرضی تراشے کا رقبہ A ہے. مزید وضاحت، یعنی یہاں پہ فارمولا ہم نے نکالا ہے R برابر رو L بٹے A. تو پچھلی سلائیڈ میں فارمولا تھا اور اس میں سے رو کو الگ کر لیا. رو برابر کس کے آ گیا اب آر اے بٹے ایل. آر اے بٹے ایل اسے مساوات نمبر 4 سے لکھا. تو اب یہاں وہی بات جو پہلے پچھلی سلائیڈ میں تھی کہ یہاں رو ایک تناسبی مستقل ہے جس کی قیمت کا انحصار تار کی ماہیت پر ہے. وہی بات یعنی تانبے، لوہے، جست اور چاندی وغیرہ کے لیے اس کی قیمتیں مختلف ہیں. مثال ہے 1 میٹر لمبی اور 2 ملی میٹر قطر والی تانبے کی تار کی مزاحمت معلوم کرنی ہے. لمبائی تو L سے ظاہر کریں گے اور ملی میٹر قطر اس سے موچے کا، تار کے موچے کا عرضی تراشے کا رقبہ معلوم کریں گے. تو جو چیزیں دی گئی ہیں ان کو نکال کے الگ کر لیتے ہیں. L برابر 1 میٹر لمبائی اور D برابر 2 ملی میٹر. اس کو میٹر میں بدلا 1000 سے تقسیم کر کے یا 2 ضرب 10 کی طاقت منفی 3 سے ضرب دے کر تو یہ میٹر میں آ گیا. اور تار کے عرضی تراشے کا رقبہ پائی D اسکوائر بٹے 4. ہم لکڑی کے موچے کا یا عرضی تراشے کا رقبہ نکالیں تب بھی اسی فارمولے سے نکالیں گے. تو یہ آئے گا پائی کی جگہ 3.14 پائی کی قیمت ہے. ڈی کی قیمت 2 ضرب 10 کی طاقت منفی 3. ڈی کا مربع ہے چونکہ تو اس کا مربع آ گیا اور بٹے 4 آیا. یہ برابر ہو گیا 3.14 ضرب 10 کی طاقت منفی 6 میٹر اسکوائر. مربع میٹر آپ کو پتہ ہے رقبے کی اکائی مربع میٹر میں ظاہر کرتے ہیں. تو آگے دیکھیں جو چیز دی گئی ہے وہ تانبے کی مزاحمت مخصوصہ ہے 1.69 ضرب 10 کی طاقت منفی 8 اوہم میٹر. یہ مخصوص ہے، یہ جدول میں سے جو دیکھنا پڑتی ہے یا آپ ذہن میں رکھیں یا سوال آئے گا تو اس کے ساتھ دی گئی ہوگی. تو یہ ساری قیمتیں اس فارمولے میں R برابر رو L بٹے جو پڑھا ہے اس میں درج کر دیں. رو کی قیمت یہ ہے 1.69 ضرب 10 کی طاقت منفی 8 اور L کی قیمت ہے 1 اور 7 بٹے A کی قیمت نیچے 3.14 ضرب 10 کی طاقت منفی 6. سب کو حل کیا، جمع ضرب تقسیم کیا تو جواب آیا 5.4 اوہم میٹر. مزاحمت مخصوصہ کی جو اکائی ہے وہ اوہم میٹر ہے اور خالی اکائی کی اوہم ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. درجہ حرارت کا مزاحمت پر اثر. درجہ حرارت بڑھانے سے مزاحمت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بات صاف سی ہے کہ موصل کا درجہ حرارت جب بڑھایا جاتا ہے تو مزاحمت بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں. موصل کا درجہ حرارت بڑھانے سے اس کے ایٹموں کا ارتعاشی احاطہ بڑھ جاتا ہے. ارتعاش کا مطلب تھر تھرانا ہوتا ہے. زیادہ بلندی کے ساتھ احاطہ احاطہ سے نکلا ہے. زیادہ بلندی کے ساتھ ایٹم موصل کے تھر تھراتے ہیں، اوپر نیچے جاتے ہیں جو کہ آزاد الیکٹرانوں کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. جیسے آزاد الیکٹران جب بہتے ہیں تو ان کے آگے زیادہ بلندی کے ساتھ ایٹم تھر تھرا رہے ہوں، کبھی اوپر نیچے جا رہے ہوں تو آزاد الیکٹران پھر ان مرتعش ہوتے ہوئے ایٹموں کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور نتیجے کے طور پر مزاحمت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر 0 درجے سینٹی گریڈ پر مزاحمت R0 ہو اور T ڈگری سینٹی گریڈ پر مزاحمت RT ہو، 0 درجے پر R0 اور T کوئی بھی ہے 0 سے زیادہ، اس پر RT مزاحمت موصل دکھا رہا ہو تو کیا ہوگا؟ RT منفی R. RT منفی R کیا ہے؟ یہ مزاحمت میں اضافہ ہے. مزاحمت میں اضافہ کتنا ہوگا؟ براہ راست متناسب ہے R0 ضرب RT. یعنی مزاحمت میں اضافہ کس چیز پر اس کا انحصار ہے؟ R0. ابتدائی مزاحمت کیا تھی؟ مزاحمت میں جو اضافہ ہوا ہے درجہ حرارت بڑھانے سے اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ شروع میں مزاحمت کتنی تھی. 0 درجے سینٹی گریڈ پر مزاحمت کتنی تھی؟ براہ راست 0 درجے پر جتنی مزاحمت زیادہ ہوگی اتنا ہی مزاحمت کا فرق بھی زیادہ ہوگا اور T درجہ حرارت بڑھانے سے بھی مزاحمت کا فرق زیادہ ہو جاتا ہے. جتنا درجہ حرارت بڑھائیں گے اتنا ہی مزاحمت کا
فرق زیادہ ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ راست تناسب کی علامت کو ختم کریں تو برابر کی علامت آتی ہے آر ٹی منفی آر ناٹ برابر ہو گیا الفا آر ناٹ ضرب ٹی. الفا ایک مستقل ہے جو مزاحمت میں فی اوہم فی کیلون اضافہ ہے. الفا ایک مستقل ہے جو مزاحمت میں فی اوہم ایک اوہم مزاحمت بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک ڈگری کیلون ایک کیلون جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک اوہم مزاحمت موصل کی بڑھتی ہے. الفا کا مطلب یہ ہے. اگلی سلائیڈ میں تھوڑی سی مزید وضاحت ہوگی. مزاحمتی حرارت پیما ریزسٹنس تھرمامیٹر. بڑی آسان سی بات ہے کہ ایسا حرارت پیمائی کرنے والا آلہ حرارت کی پیمائش کرنے والا آلہ جو مزاحمت کی بنیاد پر چلتا ہے. سامنے تصویر کی شکل میں نظر آ رہا ہے. پلاٹینم کوائل لکھا ہوا ہے. یہ ایک کوائل ہے. آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئی اسپرنگ نما اور اوپر کاپر وائر تانبے کی تاروں سے جڑی ہوئی ہے اور نیچے ایک بلب ہے. جس چیز کی حرارت معلوم کرنی ہوتی ہے مزاحمت اس میں بلب اس کا ڈبو دیتے ہیں. میں پڑھتا ہوں آپ ذرا غور سے سنیے گا. مزاحمتی حرارت پیما میں استعمال ہونے والا موصل پلاٹینم کی کوائل کی شکل میں ہوتا ہے جس کے سروں کو تانبے کی موٹی تاروں سے جوڑ دیا جاتا ہے. کسی چیز کا درجہ حرارت معلوم کرنے سے پہلے حرارت پیما کو پگھلتی ہوئی برف میں ڈال کر اس کی 0 درجے سینٹی گریڈ پر مزاحمت معلوم کر لی جاتی ہے. آسان سی بات ہے. پھر جس چیز کی مزاحمت معلوم کرنا ہو اس میں حرارت پیما کا بلب ڈال دیا جاتا ہے اور جس چیز کی پھر مزاحمت معلوم کرنی ہوتی ہے حرارت پیما کا نیچے جو بلب ہے اس چیز میں ڈال دیا جاتا ہے. اور ٹی برابر آر ٹی منفی آر ناٹ. آر ٹی کیا ہے؟ زیادہ درجہ حرارت پر مزاحمت اور آر ناٹ 0 درجے سینٹی گریڈ پر مزاحمت اور آر ناٹ ابتدائی مزاحمت ہے اور الفا آپ کو پتہ ہے کہ مستقل ہے اور ٹی کی قیمت جو ہے وہ یہ سامنے لکھی ہوئی ہے. اس سے قیمت درجہ حرارت معلوم کیا جا سکتا ہے. بائیں طرف لکھا ہے اس حرارت پیما سے منفی 260 درجے سینٹی گریڈ سے لے کر 630 درجے سینٹی گریڈ تک پیمائش کی جا سکتی ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے اور یاد رکھنے کی بھی ہے.